हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे ऑफ चैप्टर 8th ऑफ क्लास 11th विच इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अभी तक हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया। उसके अंडर जो 4 ऑर्गेनेलीज आती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये पढ़ लिया। उसके अलावा हमने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में भी पढ़ लिया। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लिया हमने, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल की डिस्कवरी, ये हमने बिगिनिंग चैप्टर्स में पढ़ लिया था। आज हम सेल के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटल का मतलब होता है सपोर्टिंग, जो सपोर्ट करते हैं। यूजुअली स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट करने का काम करते हैं। सेल में कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट्स को बोलते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। सेल के अंदर इनसाइड सेल, ये इनसाइड सेल, सेल के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह लो, या क्योंकि एलिमेंट्स लिखा है तो एलिमेंट्स कह सकते हैं। थ्रेड लाइक एलिमेंट्स हमें मिलते हैं जिनके क्या होते हैं, अलग अलग रोल होते हैं, वेरियस रोल्स होते हैं। ये जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं ये सेल को सपोर्ट करने का काम करते हैं। सेल के अंदर मिलते हैं, सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये थ्रेड लाइक एलिमेंट्स होते हैं कुछ, जो बहुत अलग अलग तरह के रोल्स करते हैं। जैसे इनका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि एक तो ये थ्रेड लाइक होते हैं जो भी बताया, दूसरे इलोंगेटेड होते हैं, थ्रेड लाइक हैं तो इलोंगेटेड हैं, और ये प्रोटीनेशियस होते हैं, यानी कि प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनका रोल क्या होता है, एक तो हमने पढ़ा कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं सेल को। दूसरा शेप प्रोवाइड भी करते हैं, शेप भी प्रोवाइड करते हैं या शेप को मेंटेन रखते हैं। उसके अलावा ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं आउटसाइड और विद इन सेल। विद इन सेल, सेल के अंदर कोई मूवमेंट करवानी हो या सेल से बाहर कोई सामान भेजना हो, वो सारी मूवमेंट्स जो है वो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स करवाते हैं। उसके अलावा और क्या, विद इन सेल मूवमेंट करवाते हैं। जैसे जो ये सेल होता है और ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर कुछ इस तरह से थ्रेड लाइक एलिमेंट्स पड़े होते हैं, थ्रेड लाइक एलिमेंट्स पड़े होते हैं जो या तो कोई भी मटेरियल है, वेसिकल है, एंजाइम है, उसको या तो आयंस हैं उनको या तो यहाँ से बाहर लेकर जाने का काम करते हैं। इसको या किसी ऑर्गेनेली के पास अगर भेजना हो तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वो साइटोप्लाज्म में कैसे ट्रैवल कर रहा है, इन थ्रेड्स की हेल्प से ट्रैवल कर रहा है। इन्हें बोलते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं थ्रेड लाइक, ये अलग अलग मटेरियल्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सेल से बाहर भी मूवमेंट हो सकती है या सेल के अंदर भी मूवमेंट करवानी हो तो ये साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हेल्प करते हैं। अब ये एलिमेंट्स थ्री टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, 3 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। एक को बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, और एक को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये 3 अलग अलग तरह के साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स ये होते हैं, यानी कि इनका मेन रोल क्या है, वही ट्रांसपोर्ट करना, सपोर्ट करना। माइक्रोफिलामेंट्स कुछ इस तरह के मिल जाते हैं जिनका जो पिच है या जिनकी जो विड्थ है वो कितनी होती है, 5 नैनोमीटर की होती है, और ये सॉलिड फिलामेंट होते हैं, सॉलिड फिलामेंट होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट कुछ इस तरह के होते हैं,
कुछ इस तरह के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मिल जाते हैं हमें। ओके, और ये भी क्या होते हैं, सॉलिड फिलामेंट होते हैं, सॉलिड फिलामेंट। इनकी ये विड्थ कितनी होती है, ये होती है 10 नैनोमीटर की। उसके अलावा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये भी प्रोटीन के, ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं। इस जितने भी साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं ये किसी ना किसी प्रोटीन से मिलकर बने हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है ये हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं, ये हॉलो फिलामेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं, हॉलो, हॉलो होते हैं। और ये इनकी विड्थ कितनी होती है, ये होती है 25 नैनोमीटर की। अब जो माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं इनमें मेनली प्रोटीन कौन सा आ जाता है, एक्टिन प्रोटीन। 5 नैनोमीटर के होते हैं और स्ट्रक्चर इनका थोड़ा हेलिकल सा होता है। और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है। जैसे ये कोई सेल है, इस सेल में ऐसे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, उसमें जो माइक्रोफिलामेंट है वो इस तरह से पड़े हुए हैं। ये माइक्रोफिलामेंट इस तरह से पड़े हैं जो हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट लिख सकते हैं या ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आता है मूवमेंट। मूवमेंट में भी कैसी मूवमेंट, जैसे कि अमीबॉयड मूवमेंट। अमीबॉयड मूवमेंट, अमीबॉयड मूवमेंट क्या होती है, अमीबॉयड मूवमेंट जैसे अमीबा की मूवमेंट होती है उसे अमीबॉयड मूवमेंट कहते हैं। जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, किसी भी शेप की होती है अमीबा, वैसी मूवमेंट वो करता जाता है। उस मूवमेंट को अमीबॉयड मूवमेंट बोलते हैं, कि बिना किसी पर्टिकुलर स्टाइल में मूव करना, उसको अमीबॉयड मूवमेंट बोलते हैं। और ये यूजुअली हमें किस में देखने को मिलती है, WBC, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें हमें ये अमीबॉयड मूवमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट हमें यूजुअली कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है ना, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये इसके बाहर क्या है, ये इसके बाहर है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने ऐसी क्यों बनाई है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब ऑर्गेनली, न्यूक्लियस जब ऑर्गेनली पढ़ेंगे तब बताऊंगी। अभी जैसे ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ओके, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के यहाँ पर जो पोरन्स हैं, ये पोरन्स प्रोटीन्स हैं, ओके। इंटरमीडिएट फिलामेंट कुछ यहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ जो इसी न्यूक्लियस के साथ जॉइंट रखते हैं, न्यूक्लियस के साथ एक स्ट्रक्चर में बनाए रखते हैं इसको, इन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और ये क्या करते हैं, गिव सपोर्ट, ये क्या करते हैं, गिव सपोर्ट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गिव सपोर्ट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट में। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आ जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स के बने हैं और हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं ये। अब ये कैसे बने हैं, ये 2 तरह के प्रोटीन से बने हैं। एक को हम ब्लू कलर से दिखाएंगे जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा ट्यूब्यूलिन, ओके, ये एक तरह का प्रोटीन है। और दूसरा होता है ये है बीटा ट्यूबुलिन। मान लो ये 2 तरह के प्रोटीन्स हैं, मान लो नहीं, होते ही हैं, ओके। अल्फ़ा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन ये 2 अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनता है, प्रोटोफिलामेंट बोलते हैं इसको, जिसमें अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ऑल्टरनेटली अरेंज्ड। जैसे पहले ये है बीटा ट्यूबुलिन, फिर उसके बाद अल्फ़ा ट्यूबुलिन, फिर अगेन बीटा ट्यूबुलिन, फिर अल्फ़ा ट्यूबुलिन, फिर बीटा ट्यूबुलिन, फिर अल्फ़ा ट्यूबुलिन, फिर बीटा ट्यूबुलिन। इस तरह से ये प्रोटीन्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। जो ये इतना सा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट, ओके, इसे बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। इतने से ये जो ऑल्टरनेट एक सिंगल लाइन में
एक सिंगल लाइन में जो हमारे ऑल्टरनेटिवली अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन लगे हैं इसको बोलते हैं प्रोटोट्यूबुलिन। अब प्रोटोफिलामेंट, इस तरह के 13 प्रोटोफिलामेंट्स, ये एक प्रोटोफिलामेंट है, ये एक प्रोटोफिलामेंट है, ऐसे 13 और प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। प्रोटोफिलामेंट्स आपस में ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की हेल्प से आपस में ज्वाइन करते हैं। तो ये किस तरह का, इस तरह से ये एक स्टैक बना लेते हैं। जैसे ये एक प्रोटोफिलामेंट है, फिर ये एक प्रोटोफिलामेंट है, ये है, ये है, ये है, ये है, इस तरह से ये स्टैक बना लेते हैं और ये एक तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेता है। ये इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेता है। कैसे? जैसे एक प्रोटोफिलामेंट ये है, एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, फिर ये है, ये है, ये है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेता है। ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेता है। इस तरह से ही अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अब क्लियरली और डिटेल में अगर मैं बताऊं तो, जैसे सभी की टॉप पोजीशन पर ये बीटा ट्यूबुलिन आ रहा है, तो ये बीटा ट्यूबुलिन इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, बीटा ट्यूबुलिन। अब एक प्रोटोफिलामेंट इसके नीचे अगर मैं बनाऊं तो ये एक प्रोटोफिलामेंट है, ध्यान से देखना, बीटा ट्यूबुलिन अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन अल्फा ट्यूबुलिन। सेम एक और प्रोटोफिलामेंट आकर जुड़ता है, ये एक और प्रोटोफिलामेंट है, ये एक और प्रोटोफिलामेंट है। वैसे ही ये और प्रोटोफिलामेंट्स हैं जो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की तरह बना रहे हैं। दिख रहा है इस तरह से। ये सभी क्या है? प्रोटोफिलामेंट्स। इस तरह के 13 प्रोटोफिलामेंट्स कैल्शियम की हेल्प से अपने आप को एक स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। इस स्ट्रक्चर को, ये जब अपने आप को कंबाइन इस स्ट्रक्चर में बनाता है, इस अरेंजमेंट में जब आता है, इसको बोलते हैं हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट है, ये इस तरह से बनता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो अपने आप को ऑल्टरनेटिवली अरेंज करते हैं एक सिंगल लाइन में, जिसे प्रोटोफिलामेंट बोलते हैं। ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स कैल्शियम की हेल्प से अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में या सिलेंड्रिकल वे में अपने आप को अरेंज करते हैं, और उस अरेंजमेंट को हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। इस माइक्रोट्यूब्यूल की जो ये विड्थ है, ये कितनी होती है? 25 नैनोमीटर। ये हमने पढ़ा है पीछे, 25 नैनोमीटर, यानी कि 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्लस कैल्शियम आयन इज इक्वल टू 1 माइक्रोट्यूब्यूल। अब जो ये माइक्रोट्यूब्यूल बना, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल बहुत सारे अरेंजमेंट करके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जैसे एक माइक्रोट्यूब्यूल है ये दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तीसरे माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिलकर अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर कौन से हैं? जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं? जैसे सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोट्यूब्यूल बाकी और माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ मिलकर अलग अलग तरह की अरेंजमेंट में आकर सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, स्पिंडल फाइबर, इस तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो सीलिया और फ्लैजेला है, इनमें एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसे बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। जो सेंट्रियोल बेसल बॉडी होता है, इनमें स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसे बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। ये होता है 9+2 अरेंजमेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स के एक अरेंजमेंट को
माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसे 9+2 बोलते हैं वो फॉर्म करता है सीलिया और फ्लैजिला। माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसे 9+0 बोला जाता है वो फॉर्म करता है सेंट्रियोल और बेसल बॉडी। और स्पिंडल फाइबर में किसी भी तरह का कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता। नो पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सीलिया और फ्लैजिला के बारे में जनरल पढ़ें। सीलिया और फ्लैजिला। जो सीलिया है वो जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में उसके सरफेस पे हमें मिल जाएगा या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी ऑर्गन में हमें मिल जाएगा जिसमें वो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को मूव करवाने में हेल्प कर रहा है। ये स्ट्रक्चर जो बनाए हैं, ये ब्रश जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं सीलिया। तो सीलिया या तो ऑर्गेनिज्म पे मिल जाएगा, ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बॉडी पर मिल जाएगा, या फिर कहाँ मिल जाएगा, इनसाइड ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर ऑर्गन। या तो पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर हमें मिल जाएगा, या अगर बॉडी के ऊपर नहीं है तो उसकी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में हमें सीलिया का अरेंजमेंट मिल जाएगा। जैसे सीलिया हमें सिलिएटेड एपिथेलियम में मिल जाते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ मिलता है हमें? फेलोपियन ट्यूब में मिलता है हमें। फेलोपियन ट्यूब में, मान लो ये फेलोपियन ट्यूब की सिलिएटेड एपिथेलियम है, इसके ऊपर ये सीलिया लगे हैं, ये एग है, ये ओवा है, इसकी मूवमेंट जो है वो कौन करवा रहा है? ये सीलिया करवा रहे हैं। अब ये सीलिया मूव कैसे करते हैं? ये करते हैं ओर मूवमेंट होती है इनकी। ओर मूवमेंट, ओर क्या होता है? ओर होता है नाव का जो चप्पू होता है ना, चप्पू, उसको बोलते हैं ओर। जो कश्ती होती है, जो कश्ती होती है पानी वाली, उसमें जो पर्सन वो लकड़ी का जो उसने पकड़ा होता है, ये इसको बोलते हैं ओर। अब जो कश्ती वाले जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो बोट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे ओनम वगैरह के फेस्टिवल में, तो बहुत सारे इस तरह के जो चप्पू होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। उस वजह से एक तो बोट भी मूव कर रही होती है और दूसरा पानी भी मूव कर रहा होता है, राइट। तो जो सीलिया है उसकी मूवमेंट इन्हीं ओर्स की तरह होती है। वो या तो ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट करवाता है या अपने आसपास का जो मीडियम है उसकी मूवमेंट करवाता है। उसके अलावा जो फ्लैजिला होता है, वो फ्लैजिला हमें यूजुअली यूनी सेल में दिखाई देता है, सिंगल सेल में दिखाई देता है। अब सिंगल सेल वाला कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ईदर यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है और अ सिंगल सेल इन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। फ्लैजिला हमें यूजुअली सिंगल सेल में मिलेगा, जैसे कि जो सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो उनके साथ फ्लैजिला मिल सकता है हमें, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसी एक सिंगल सेल के साथ हमें जो है वो फ्लैजिला देखने को मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बैक्टीरिया है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और उसमें हमें फ्लैजिला देखने को मिल जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स में एक ऐसा सिंगल सेल, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पर्म के पास एक ऐसा सिंगल सेल होता है जिसमें फ्लैजिला देखने को मिल जाता है, जबकि ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है। ऑलराइट। उसके अलावा जो यूकैरियोट्स में जो हमें यूकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, और जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो
फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट हम आते हैं इनके स्ट्रक्चर पे। सीलिया का स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये कोई सेल है, इसके ऊपर सीलिया इस तरह से बने हैं, ओके, सीलिया प्रेजेंट है। इस सीलिया के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्सोनीम। ये बाहर होती है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, ये मान लो इसमें हम सीलिया दिखा रहे हैं, ओके, इसमें हम सीलिया दिखा रहे हैं। ये बाहर की जो है ये है मेम्ब्रेन, कौन सी है, लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड बाइलेयर वाली मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये जो डार्क सा स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं एक्सोनीम। एक्सोनीम, एक्सोनीम का जो स्ट्रक्चर है, जो जिसको हम कंबाइनली सीलिया का जो स्ट्रक्चर है या फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला में भी मिलता है, जैसे कोई सेल है उसके बाहर इस तरह से फ्लैजिला लगा है, उसके अंदर भी ये जो एक्सोनीम है ये हमें देखने को मिलता है। एक्सोनीम में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। ये क्या है, एक्सोनीम। इनके इस एक्सोनीम में हमें माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जैसे बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, जब माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+2 अरेंजमेंट में आते हैं तो कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी। 9+2 का मतलब है कि ये है हमारी मेम्ब्रेन, ओके, ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के बाहर 9 पेयर्स हैं, 9 पेयर्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। मान लो ये ब्लू है, एक ब्लू है माइक्रोट्यूब्यूल, ये पेयर हैं, 2 पेयर हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और एक दिखा देती हूँ रेड, ओके। ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो आपस में पेयर कर गए हैं, और ये जो 9 पेयर्स हैं, 9 पेयर्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब हैं, उस यानी कि इस स्ट्रक्चर की पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स या पेरीफेरल डबलेट। और ये कितने होते हैं, 9 पेयर, 9 डबलेट्स होते हैं, 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कह सकते हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 9 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यानी कि 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स हुए। 9 पेयर हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स 18 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 9 पेयर्स हैं, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स वो सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स या एक पेयर जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर वाले, तो टोटल कितने हो गए, 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये यहीं से आया, 9 पेयर्स कौन से, पेरिफेरल, ये 9 है, और ये 2 कौन से, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेंटर में प्रेजेंट है। इसके अलावा ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में जॉइंड होते हैं, और इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, ये कनेक्शन होता है इंटर डबलेट। ये भी एक डबलेट है, ये भी एक डबलेट है, इंटर डबलेट ब्रिज, यानी कि 2 डबलेट्स के बीच में ब्रिज, उसको इंटर डबलेट ब्रिज बोलते हैं। उसके अलावा ये दोनों जो ये जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं
और जो ये सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल है, इस सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल के बाहर एक शीथ होती है, शीथ एक कवरिंग होती है, शीथ। सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड होते हैं, सेंटर वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल उससे कनेक्टेड होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक्स बोला जाता है। उसके अलावा ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनके ऊपर हमें कुछ एक्स्ट्रा, मान लो ये प्रोटीन है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हमें इनकी सरफेस पर देखने को मिल सकते हैं। प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स देखने को मिल जाते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, ये जो इसके ऊपर प्रोटीन्स होते हैं, ये आता नहीं है यूजुअली, लेकिन इनको बोलते हैं डाइन प्रोटीन्स, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा ये रेडियल स्पोक्स आ गए, ये इसकी शीट आ गई, ये अंदर के 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गए, और साथ में इंटरडबलेट ब्रिज आ गया। ये होता है 9+2 अरेंजमेंट। हमने सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स, अगर हम बहुत सबसे छोटी यूनिट पे जाएं, तो वो है अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन। अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन 2 तरह के प्रोटीन्स हैं जो खुद को ऑल्टरनेटिवली अरेंज करते हैं और एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स कैल्शियम की हेल्प से एक अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, एक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। अब ऐसे कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग अलग तरह से खुद को जोड़कर अलग अलग तरह के अरेंजमेंट में आकर, जिसमें से एक अरेंजमेंट है 9+2 अरेंजमेंट, उसमें आकर ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि 9+2 अरेंजमेंट हमें सीलिया और फ्लैजेला में देखने को मिलता है। ये है सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। अब एक और अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जिसे बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। 9 क्या है, पेयर। लेकिन जो ये 9 पेयर थे 9+2 वाला, ये कौन से थे, ये थे डबलेट, ये डबलेट थे। लेकिन 9+0 अरेंजमेंट में जो 9 पेरिफेरल पेयर्स हैं, वो क्या है, वो है ट्रिपलेट। यानी कि मेम्ब्रेन की पेरिफेरी, जो ये पेरिफेरी है, यहाँ पर 3 प्रेजेंट है, 1 2 3 4 1 2 3 माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल के 9+2 अरेंजमेंट में सिर्फ 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स चाहिए थे पेरिफेरल पे। यहाँ पर 3 के पेयर चाहिए, 3 का पेयर चाहिए। 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिन्हें ट्रिपलेट भी बोलते हैं, वो हमें पेरिफेरी पे देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होता है, ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन सेंटर में, क्योंकि ये सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और सेंटर में क्या लिखा है यहाँ, 0, यानी कि यहाँ कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं आएगा। इंस्टेड 9+0 अरेंजमेंट में सेंटर में एक प्रोटीनेशियस हब होता है, प्रोटीनेशियस हब, प्रोटीन का हब, प्रोटीनेशियस हब होता है। इसके साथ रेडियल स्पोक्स की हेल्प से ये पेरिफेरल ट्रिपलेट जो है, ये प्रोटीनेशियस हब के साथ जुड़े होते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, ओके, वही एक दूसरे के साथ इंटर ट्रिपलेट ब्रिज से जुड़े हैं। ये रेडियल स्पोक है, ये प्रोटीनेशियस शीथ है, या प्रोटीनेशियस हब है ये। अब ये अरेंजमेंट हमें किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हमें सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी में, बेसल बॉडी। अब सेंट्रियोल की अगर हम बात करें, तो सेंट्रियोल 9+0 अरेंजमेंट होता है इसका, जो अभी हमने पढ़ा। उसके अलावा
उसके अलावा ये ऑब्वियसली माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। जो सेंट्रियोल है, 2 सेंट्रियोल्स अरेंज एट 90 डिग्री। जैसे ये एक सेंट्रियोल है और ये दूसरा सेंट्रियोल है, ये दोनों 90 डिग्री के, या ये इनका एक्सिस है अगर, तो ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर। ये 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं और तब 2 सेंट्रियोल के 90 डिग्री के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम। इस अरेंजमेंट को बोला जाता है सेंट्रोजोम। इस सेंट्रोजोम के बाहर कुछ मटेरियल इसके आसपास रहता है, थोड़ा डेंस हो जाता है वो मटेरियल, और उसको बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स, ये है हमारा सेंट्रियोल का। 9+0 अरेंजमेंट हमने डिटेल में पढ़ लिया, 9+2 अरेंजमेंट हमने डिटेल में पढ़ लिया, और वही सीलिया और फ्लैजिला में आता है। सेंट्रियोल पढ़ लिया, सेंट्रियोल आगे सेंट्रोजोम कैसे बनाता है, बस 2 सेंट्रियोल्स 90 डिग्री एंगल पर अरेंज हो जाते हैं, उन्हें सेंट्रोजोम बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ बेसल बॉडी। बेसल बॉडी भी हमने पढ़ लिया। बेसल बॉडी में भी अरेंजमेंट है 9+0 का। ऑब्वियसली ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बना होता है और इट इज़ अटैच्ड टू फिलामेंट से अटैच होता है। जैसे हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होती है, बेसल बॉडी, और ये उसकी सेल वॉल है, यहाँ पर हुक होता है और ये उसका फिलामेंट होता है। ओके, फिलामेंट होता है। बेसल बॉडी ये बीच में आती है हुक और फिर आता है फिलामेंट। तो इन जनरल बोला गया है कि बेसल बॉडी फिलामेंट से कनेक्टेड है या फिलामेंट बेसल बॉडी से कनेक्टेड है। बेसल बॉडी के बारे में पढ़ लिया हमने, सेंट्रियोल के बारे में पढ़ लिया, पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। ये जो पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स होता है ये एमॉर्फस होता है, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स होता है। 9+0 अरेंजमेंट देख लिया, 9+2 अरेंजमेंट देख लिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक और तरह की ऑर्गेनेलीज जिन्हें बोलते हैं माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ में बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर आते हैं जिन्हें कंबाइंडली माइक्रोबॉडीज़ में हमने डाल दिया है। ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, और ये प्रेजेंट इन बोथ प्लांट और एनिमल सेल, दोनों में मिलते हैं हमें, प्लांट एंड एनिमल सेल। माइक्रोबॉडीज़ प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलती हैं। अब अलग अलग तरह की होती है, जैसे एक पेरोक्सीजोम है, पेरोक्सीजोम भी माइक्रोबॉडीज़ में आता है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट एंड एनिमल सेल में, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। पेरोक्सीजोम जो है इसके अंदर जैसे कुछ जो एंजाइम है, जैसे मान लो इतना एंजाइम जो है वो है पेरोक्सीडेज, और ये एंजाइम इसमें और कौन सा मिलता है, कैटालेज मिल जाता है। पेरोक्सीडेज जो है वो H2O2 फॉर्म करता है, और जो कैटालेज है वो H2O2 का ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन किस में, H2O प्लस ऑक्सीजन में। प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में इट हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जो प्लांट सेल में होता है, और उसमें पेरोक्सीजोम हेल्प करता है। पेरोक्सीजोम के अंदर हमें 2 तरह के एंजाइम मिलते हैं, जैसे कि पेरोक्सीडेज और कैटालेज। ये दोनों जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करते हैं। अब क्या होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। पेरोक्सीडेज H2O2 का फॉर्मेशन करता है और कैटालेज इसी H2O2 का ब्रेक डाउन करता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। एक और तरह के माइक्रोबॉडी है जिन्हें हम ग्लाइऑक्सीजोम बोलते हैं, ग्लाइऑक्सीजोम।
ग्लाइऑक्सीजोम बोलते हैं। ये ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या है कि जैसे ऑयल है, फैट्स हैं, उनमें इस परोक्सीजोम ये जो सॉरी इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, ऑयल में एंजाइम्स जब ऐड हो जाते हैं तब वो उसको कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देता है, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करने का काम कर देता है। ये होते हैं ग्लाइऑक्सीजोम। और ये यूजुअली किस में प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इन ऑयल सीड्स। ऑयल सीड में हमें ग्लाइऑक्सीजोम मिल जाएंगे, और सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं तो ऑयल सीड्स में मिल जाएंगे। तीसरी तरह का, थर्ड टाइप का जो माइक्रो बॉडी है वो है सफेरोजोम। सफेरोजोम मैंने एक्चुअली पीछे भी पढ़ा है। ये होते हैं लाइजोजोम्स इन प्लांट सेल। लाइजोजोम्स इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो हमें लाइसोसोम मिलते हैं उनको सफेरोजोम बोलते हैं। तो ये भी एक माइक्रो बॉडी के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, सेल के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, और उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इसको 1831 में जो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी इन 1831। जो फ्लेमिंग एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने बेसिक डाई से इस न्यूक्लियस को स्टेन किया था, और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर मिला था जिसे कहते हैं क्रोमैटिन। बेसिक डाई से स्टेन करके फ्लेमिंग ने देखा था, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। अब नंबर कितने होते हैं, कितने नंबर में होते हैं न्यूक्लियस, वैरी करता है। इट वैरीज। जनरली वन न्यूक्लियस इन ईच सेल। यूजुअली हम देखते हैं कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है जनरली, लेकिन हाई नंबर हो सकता है किसी में, हाई नंबर, जैसे कि कोकोनट वाटर जो होता है, कोकोनट वाटर और कुछ नहीं, न्यूक्लियाई होते हैं वो सारे के सारे, सिंसिटियम बोलते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियाई को सिंसिटियम बोलते हैं, और ये होता है कोकोनट वाटर। नो न्यूक्लियस। अब कोई ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है, वो है हमारी आरबीसी। अगेन सेम रीज़न कि आरबीसी में स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ज़्यादा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स आ सकें। हीमोग्लोबिन ज़्यादा आएगा तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो पाएगी, इसीलिए उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। और न्यूक्लियस किस में नहीं होता? सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब एक फूड ट्रांसपोर्ट वाला एलिमेंट है जो हमें प्लांट्स में दिखाई देता है, और सीव ट्यूब जो है इसमें भी अपना न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि इसके साथ हमें एक कंपेनियन सेल्स मिलते हैं जिसका न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है। इनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता। अब उसके अलावा जो पोजीशन है, अगर हम देखें ये इसकी पोजीशन क्या है, मतलब कहाँ पर प्रेजेंट होता है पोजीशन, तो एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है ये यूजुअली, ठीक है। एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें, ये मान लो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में 90% जो वॉल्यूम है वो किसका है? वैक्यूल का। तो जो न्यूक्लियस है वो हमें साइड पर दिखाई देगा, यानी कि ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है? पेरीफेरल, कि वो न्यूक्लियस जो है वो हमें बाउंड्री पर दिखाई देगा, क्योंकि मेजर पोर्शन वैक्यूल ने कवर किया होता है। वैक्यूल 90% वॉल्यूम कवर करता है, तो न्यूक्लियस पेरीफेरी पे हमें प्रेजेंट मिलता है। न्यूक्लियस के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसकंटिन्यूस क्यों बनाया है? किसी किसी पॉइंट पर, क्योंकि ये स्फेरिकल होता है, इसको सर्कल अज्यूम मत करना, ये स्फेरिकल है। जैसे जो बोलिंग बॉल होती है, जो मतलब बोलिंग बॉल होती है, उसके उसके जो, अच्छा वो एग्जांपल नहीं समझ में आएगा, इसी को कंसिडर करो। ये एक स्फेयर है और इस स्फेयर में किसी पॉइंट पर जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन के साथ किसी पॉइंट पर कंबाइन हो रहा है। आउटर मेम्ब्रेन किसी पॉइंट पर इनर मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन हो रहा है और वहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये एक्चुअली एक प्रोटीन्स होते हैं जो यहाँ पर लगे होते हैं, जो प्रॉपर पोर का काम करते हैं। इस तरह से इसके बाहर ये क्या है, पोर्स हैं, और इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। सभी जहाँ पर भी स्पेस होती है, जहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है वो मिल रहा है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इस पॉइंट पर मिल रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस मेम्ब्रेन, ये इनर सरफेस और ये आउटर सरफेस, ये इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें पोर मिल जाएगा एक। और पोर्स का यूजुअली काम क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना। न्यूक्लियर पोर का काम क्या है कि प्रोटीन्स का ट्रांसफ़र साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में करना और राइबोसोम्स या mRNA का ट्रांसफ़र यहाँ से बाहर को करना। यहाँ पर हम साथ साथ में लिखते जाएंगे कि न्यूक्लियर पोर का काम क्या है। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर का काम है प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, प्रोटीन्स का ट्रांसफ़र फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स या mRNA का ट्रांसफ़र फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। इस तरह से मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना, ये काम होता है न्यूक्लियर पोर का। अब जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही में शुरू हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है, राइबोसोम्स, जो हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं, ओनली बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत करीब है इसके। ये क्या है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा इसके बीच में क्या होता है, डेंस मटेरियल पड़ा है, बहुत डेंसली स्टेन होता है ये मटेरियल, और ये होता है न्यूक्लियोलस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और उसके अलावा यहाँ पर DNA थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा होता है, जिसे बोलते हैं क्रोमैटिन। न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर या यूँ कह लो न्यूक्लियर जो स्ट्रक्चर है, ये चेंज करता है, चेंजेस विद चेंज इन फेज। अब जो न्यूक्लियस है उसके अलग अलग फेजेस होते हैं। वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में, वो अपनी पूरी सेल साइकिल में बहुत तरह के फेजेस से थ्रू गुज़रता है। जब उसको सेल डिवीज़न करानी होती है, वो अलग अलग तरह के फेजेस से गुज़रता है। उन फेजेस के हिसाब से न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जाता है। नॉर्मल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, इट स्टेज नॉर्मल। कब ये नॉर्मल रहता है, ड्यूरिंग इंटरफेज और परमानेंट सेल कंडीशन। परमानेंट सेल कंडीशन। कोई सेल है जिसे डिवीज़न नहीं करनी, उसे कहते हैं परमानेंट सेल डिवीज़न। उसमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। जैसे हमने बताया इस तरह का ही मिलेगा।
और इंटरफेज़ एक ऐसा फेज़ होता है सेल साइकिल में जिसके दौरान सेल अपनी ग्रोथ कर रहा है, सेल में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं लेकिन सेल डिवीज़न अभी स्टार्ट नहीं हुआ। उस फेज़ को बोलते हैं इंटरफेज़। और उस वक्त और परमानेंट सेल कंडीशन में हमें न्यूक्लियर एक नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलता है। उसके अलावा जब सेल डिवीज़न का फेज़ आता है, सेल डिवीज़न के दौरान, या जिसको एम फेज़ बोलते हैं या जिसको माइटोसिस और मियोसिस फेज़ भी बोलते हैं, ये डिवीज़न के फेजेस होते हैं। इस दौरान जो न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर कर जाता है। सेल डिवीज़न के दौरान न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। कैसा चेंज? जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर जाता है, जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस हो जाता है। ये जो क्रोमैटिन, जो डीएनए हमें थ्रेड फॉर्म में दिख रहा है, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखेगा, वो कंडेंस्ड फॉर्म होती है क्रोमैटिन की। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन। इसके पास भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन वो क्या होती है? कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है एंड हैज़ राइबोसोम्स, और इसके साथ राइबोसोम्स भी अटैच्ड होते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जो इनर साइड होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, वो किसके कांटेक्ट में होती है? कांटेक्ट विद न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस का मैट्रिक्स है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अलावा अब देखो, ये जो स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर स्पेस या पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसे इंटर न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं या पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस वो कितनी होती है? 10 to 50 नैनोमीटर्स के करीब होती है एंड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स। दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, जो 10 to 50 नैनोमीटर्स के करीब होती है। उसके अलावा जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें हमें कौन सा मटेरियल मिलता है? एक तो न्यूक्लियोलस मिल जाता है प्लस क्रोमैटिन मिल जाता है। राइबोसोम्स भी कह सकते हैं, राइबोसोम, mRNA, वो तो चलो जब वो फंक्शन करेगा तब की बात है। उसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है, अब ये भी किस में प्रेजेंट होता है? ये सिर्फ प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट के जो सेल्स हैं, यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, उसके न्यूक्लियस के अंदर ही हमें न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। इट इज़ विदाउट मेम्ब्रेन, यानी कि इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इट इज़ विदाउट मेम्ब्रेन। ये एक डेंस स्ट्रक्चर होता है और क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स बनाता है। ये डिसअपियर कर जाता है। इट डिसअपियर्स इन एम फेज़। एम फेज़ कौन सा फेज़ होता है? सेल डिवीज़न का फेज़ होता है, इसको एम फेज़ बोला जाता है, जब पर्टिकुलरली सेल प्रॉपर डिवाइड कर जाता है। और क्या करता है ये? जो आरएनए है उसकी सिंथेसिस करता है, राइबोसोमल
आरएनए की सिंथेसिस करता है। अब जो ये न्यूक्लियोलस है, ओके, ये अगर लार्ज है एंड मोर इन नंबर, लार्ज एंड मोर इन नंबर, ये अगर बड़े साइज़ का है और इसका नंबर ज़्यादा है किसी सेल में, इट मीन्स हाईली एक्टिव, वो जो सेल है इट इज़ हाईली एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस रिलेटेड होता है राइबोसोम से, और राइबोसोम बनाने का काम है न्यूक्लियोलस। और किसी भी सेल में न्यूक्लियोलस का साइज़ अगर बड़ा है या बहुत सारे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, इसका मतलब कि उसकी प्रोटीन सिंथेसिस में हाई एक्टिविटी होती है। ये जो है इंटरफेस का न्यूक्लियस है, उसमें लूज़ होता है, इन लूज़ नेटवर्क होता है न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर्स का, जिसे क्रोमैटिन बोलते हैं। यह हमें न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये न्यूक्लियस है, और ये इसकी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, और ये है इसके अंदर न्यूक्लियोलस, और ये है क्रोमैटिन जो अभी थ्रेड लाइक फॉर्म में पड़ा है। क्रोमैटिन थ्रेड फॉर्म, लेकिन ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, जब सेल डिवीज़न करनी होती है तब यही क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन इस तरह का, ये जो क्रोमैटिन है ये एक्स टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है। एक्स टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है। अब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये क्रोमैटिन क्या करता है, कंडेंस कर जाता है। ये क्या करता है, कंडेंस, क्रोमैटिन कंडेंस कर जाता है और एक्स टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम बोलते हैं, और ये हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। इसमें, इस क्रोमोसोम में क्या होता है, एक तो डीएनए होता है, प्लस इसमें कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। बेसिक प्रोटीन्स कौन से हो सकते हैं, हिस्टोन्स हो सकते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। तो हिस्टोन्स हम बेसिकली अभी इतना पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में हम क्लास 12th में आएगा ये। तो डीएनए और बेसिक प्रोटीन्स जो है उससे क्रोमोसोम्स मिलकर बनते हैं। बेसिक प्रोटीन्स कौन से, जो कि हिस्टोन्स होते हैं, और साथ में थोड़े हमें क्या मिल जाते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस आरएनए भी मिल जाता है। अगर हम एक सिंगल ह्यूमन सेल देखें, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग डीएनए का थ्रेड होता है। डीएनए का थ्रेड कितना लंबा होता है, 2 मीटर लॉन्ग इस डीएनए थ्रेड। ये जो डीएनए का थ्रेड है, डीएनए जो क्रोमैटिन फॉर्म में है, क्रोमैटिन यानी कि थ्रेड फॉर्म में है, इस थ्रेड फॉर्म की लेंथ होती है 2 मीटर लॉन्ग, और ये 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड जो है ये 46 क्रोमोसोम्स में, कितने, 46 क्रोमोसोम्स में डिवाइड होता है। यानी कि ये लॉन्ग थ्रेड कंडेंस हो होकर एक्स टाइप 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं। 46 क्रोमोसोम कह लो या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। जितने भी जो ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, ये वाला जो एक्स स्ट्रक्चर है, ये तभी विजिबल होता है, ओनली विजिबल व्हेन सेल डिवाइड्स। जब सेल ने
डिवीज़न करनी होती है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, हमें ये क्रोमोज़ोम, ये जो एक्स टाइप स्ट्रक्चर है, ये हमें सिर्फ तभी दिखाई देता है। अदरवाइज़ नॉर्मल सेल में हमें ये थ्रेड लाइक में दिखाई देता है। जब डिवाइड करता है, यही थ्रेड लाइक कंडेंस कर जाता है और एक्स टाइप के 46 स्ट्रक्चर बनाता है, जिन्हें क्रोमोज़ोम बोलते हैं, 46 क्रोमोज़ोम्स या 23 पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम्स। और ये सेल डिवीज़न के दौरान ही हमें दिखाई देते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, इसमें प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं? ये होती है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसे कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और क्या नाम दिया है इसको? इसको दिया है सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के बाहर इस तरह से डिस्क लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। इस सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर। ये प्रोटीनेशियस होता है, इसे काइनेटोकोर बोलते हैं। ये काइनेटोकोर सेंट्रोमियर के ऊपर होता है। और जो सेंट्रोमियर होता है, ये एक क्रोमैटिड है इस तरफ का, और ये दूसरा क्रोमैटिड है इस तरफ का। सेंट्रोमियर जो है, ये दो क्रोमैटिड्स को एक जगह पर पकड़ के रखता है। इस सेंट्रोमियर के बाहर प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको बोला जाता है काइनेटोकोर। जब सेल डिवाइड करता है तो स्पिंडल फाइबर इसी काइनेटोकोर से अटैच करते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैचेस कहाँ अटैच करते हैं? काइनेटोकोर पर अटैच करते हैं। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है इस पूरे क्रोमोज़ोम पर? इस सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है? उस बेस पर हमने क्रोमोज़ोम को 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है। 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोज़ोम्स। 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोज़ोम्स। सबसे पहला टाइप है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम्स क्या होते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम वो होता है, ये एक और ये दूसरा। ओके, ऐसा सेंट्रोमियर जो दो क्रोमैटिड्स को, ये एक क्रोमैटिड है और ये दूसरा क्रोमैटिड है, इनको बीच में से अगर ये पकड़ के रखे तो इसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट मिडल, एकदम बीच में, अगर बीच में हमें सेंट्रोमियर मिल रहा है तो उसे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम बोलते हैं। दूसरे टाइप का आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है कि ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है। अब ये मिडल से थोड़ा सा हटकर एक तरफ को सेंट्रोमियर यहाँ मिल रहा है हमें, तो इसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, इसके सेंटर से थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही हटकर जब सेंट्रोमियर हमें मिल रहा है, उसे सब मेटासेंट्रिक मिल रहे हैं। और इसकी वजह से एक जो आर्म है ये शॉर्ट आर्म बन जाती है, और दूसरी ये जो है ये लॉन्ग आर्म बन जाती है क्रोमोज़ोम की। थोड़ा सा सेंटर से दूर होते ही एक आर्म जो है, एक आर्म जो है वो शॉर्ट आर्म बन जाती है और दूसरी लॉन्ग आर्म बन जाती है। यहाँ पर क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, जितना यहाँ है उतना ही इस तरफ है, क्योंकि ये सेंटर में लगा है। लेकिन ये सेंटर से थोड़ा हटकर है, तो एक शॉर्ट आर्म बन जाती है और एक लॉन्ग आर्म बन जाती है। तीसरा टाइप है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोज़ोम क्या होता है कि ये अगर हमारे पास एक क्रोमोज़ोम है, तो ये जो सेंट्रोमियर है ये बहुत ही करीब प्रेजेंट होगा। इसको अच्छे से बनाऊँ तो इस तरह से बनेगा ये,
इस तरह से। तो सेंट्रोमियर जो है एक क्रोमैटिड के एंड के करीब होगा, दूसरे क्रोमैटिड के भी एंड के थोड़ा करीब होगा, जिसकी वजह से वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आर्म बन जाती है। इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, जब ये एंड के बहुत करीब होता है। उसके अलावा एक फोर्थ टाइप आती है जिसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कौन से होते हैं? जिसमें ये कंप्लीट क्रोमैटिड है और इसके टॉप पर सेंट्रोमियर लगा है। यानी कि ये अगर नॉर्मल क्रोमोसोम है तो ये सेंट्रोमियर मिडल में लगा है, थोड़ा सा ऊपर जाते ही ये सब मेटासेंट्रिक होता है, थोड़ा और ऊपर अगर अटैच्ड है एकदम एंड के करीब तो एक्रोसेंट्रिक है, और अगर इनके हेड पर लगा है यानी कि दोनों के हेड को पकड़ लिया जाए उसे बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। एट दी टर्मिनल, एट दी टर्मिनल इस एक क्रोमोसोम के एक आर्म जो है, इस कंप्लीट आर्म को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। इसे क्रोमैटिड बोलते हैं एक सिंगल वाले को, और कंप्लीट को क्रोमोसोम बोलते हैं। ये जो क्रोमोसोम है इसे हमने बोला प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर को हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोला, यानी कि पहली रुकावट। इसके अलावा कभी कभी एक दूसरी रुकावट भी हमें देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होती है ये नॉन स्टेनिंग होती है अगर हम देखें, और इन्हें बोलते हैं सैटेलाइट। ये थ्रेड लाइक होती है, थ्रेड लाइक होती है, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, और ये नॉन स्टेनिंग होती है। नॉन स्टेनिंग मतलब इसे स्टेन नहीं कर सकते। इस अपीयरेंस को, ये एक थ्रेड लाइक अपीयरेंस होता है, और इन थ्रेड लाइक अपीयरेंस को हम सैटेलाइट बोलते हैं, जो हमें क्रोमोसोम्स के ऊपर मिल जाती है देखने को। अब हम एक फाइनल रिवीजन करेंगे। फाइनल रिवीजन में हमने साइटोस्केलेटल एलिमेंट से स्टार्ट किया था। साइटो का मतलब है सेल और स्केलेटल का मतलब है सपोर्ट। इनसाइड सेल कुछ थ्रेड लाइक एलिमेंट्स होते हैं जिनके अलग अलग रोल होते हैं। ये थ्रेड लाइक होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं, इन्हें प्रोटीनेशियस बोलते हैं। इनका मेन काम होता है सपोर्ट करना या शेप को बनाए रखना। मूवमेंट करवाते हैं ये विद इन सेल, मेनली ये विद इन सेल मूवमेंट करवाते हैं, या सेल के अंदर किसी भी वेसिकल को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर यहाँ से वहाँ भेजना है, वहाँ से यहाँ भेजना है, तो वो कैसे भेजेंगे? वो इन्हीं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स की हेल्प से ही भेजा जाता है। तीन तरह के साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है माइक्रोफिलामेंट जो सॉलिड फिलामेंट होता है, थोड़ा हेलिकल होता है और एक्टिन प्रोटीन का होता है। 5 नैनोमीटर इसकी विड्थ होती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये सॉलिड फिलामेंट होता है, 10 नैनोमीटर इसकी विड्थ होती है, और माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो होता है, 25 नैनोमीटर की विड्थ होती है। जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट है ये कुछ इस तरह से सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। यूजुअली ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, और अमीबॉइड मूवमेंट हमें वाइट ब्लड सेल्स में देखने को मिलती है। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये सपोर्ट करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वाली तरफ को इस तरह से हमें मिलते हैं। थर्ड वन इज़ माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा कि कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से बना है और हॉलो होता है। दो तरह के प्रोटीन होते हैं, अल्फ़ा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन, जो ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं, और इनका एक सिंगल अरेंजमेंट प्रोटोफिलामेंट कहलाता है। ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट कैल्शियम की हेल्प से एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर या हॉलो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, और इसकी विड्थ होती है 25 नैनोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग अरेंजमेंट में, जैसे 9+2 अरेंजमेंट में सीलिया और फ्लैजेला फॉर्म करता है, 9+0 अरेंजमेंट में सेंट्रियोल और बेसल बॉडी फॉर्म करता है, और जब इसका कोई भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता तभी स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है। जो सीलिया होते हैं वो या तो ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी पर मिलेंगे, या ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी ऑर्गन में कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन जब करवाना होता है, किसी सब्सटेंस का मूवमेंट करवाना होता है, उस पोजीशन पर हमें ये मिलते हैं।
जैसे कि ओर की तरह इसकी मूवमेंट होती है। ओर एक किश्ती के चप्पू होते हैं जो एक ही तरीके से मूव करते हैं, वैसे ही सीलिया मूव करता है। सीलिया या तो अपने आसपास के जो मीडिया है, जो मीडियम है उसके आसपास का, जो पानी हो सकता है या कोई और मीडियम हो सकता है, उसको मूव करवाता है, या किसी सब्सटेंस को मूव करवाने में हेल्प करता है। उसके बाद फ्लैजेला आते हैं। फ्लैजेला यूनिसेल सिंगल सेल का फीचर होता है। ये या तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में मिलता है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के किसी पर्टिकुलर सिंगल सेल में हमें देखने को ये मिलता है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद हम आते हैं कि सीलिया जो है उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो एक मेम्ब्रेन होता है, लिपिड बाइलेयर होती है। फ्लैजेला में भी वो लिपिड बाइलेयर होती है बाहर की स्ट्रक्चर, और अंदर होता है उसके एक्सोनीम। अब इस एक्सोनीम जो है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का 9+2 अरेंजमेंट होता है। ये 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का हमें सीलिया और फ्लैजेला में देखने को मिलता है। इसके अंदर पेरीफेरी पे डबल दो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 पेयर में हमें पेरीफेरी पे देखने को मिलते हैं, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें सेंटर में देखने को मिलते हैं, जिनके बाहर एक शीथ होती है। ये सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंटर वाला माइक्रोट्यूब्यूल इससे कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक, और इसे बोलते हैं शीथ। और इन 2 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में जो लिंकर होता है उसे बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। 9 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी कि टोटल 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर के हो गए और टोटल हो गए 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। वहीं अगर हम 9+0 अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें 9 पेयर होते हैं, लेकिन इसमें डबलेट नहीं, इसमें ट्रिपलेट होते हैं। पेरीफेरी के ऊपर 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट होते हैं, और ये यूजुअली कार्टव्हील अरेंजमेंट शो करते हैं। 9+0 अरेंजमेंट हमें सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में देखने को मिलता है। इसके सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, इंस्टेड इसके सेंटर में हमें प्रोटीनेशियस हब देखने को मिलता है। सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट होता है। दो सेंट्रियोल्स 90 डिग्री पे खुद को अरेंज करते हैं, और इस स्ट्रक्चर को सेंट्रोजोम बोला जाता है। इसके आसपास जो मैट्रिक्स है वो एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स बोला जाता है उसे। अगर बेसल बॉडी की बात करें उसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो फिलामेंट से अटैच होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया सेल में हमने पढ़ा। माइक्रो बॉडीज़ अलग अलग तरह की बॉडीज़ होती है, मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज़ होती है जिनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये माइक्रो बॉडीज़ हमें प्लांट और एनिमल्स दोनों सेल्स में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे पेरोक्सिसोम हमें प्लांट और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलता है, जिसमें पेरोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम होता है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। पेरोक्सीडेज जो है वो H2O2 का फॉर्मेशन करता है, और कैटालेज H2O2 को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। प्लांट्स में ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। देन ग्लाइऑक्सीजोम भी एक तरह की माइक्रो बॉडी है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, जो ऑयल्स में एंजाइम्स के फंक्शन से उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करती है। सेफेरोजोम भी एक माइक्रो बॉडी है। प्लांट सेल्स के जो लाइसोसोम्स हैं उन्हें सेफेरोजोम एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसे बोलते हैं सेफेरोजोम। न्यूक्लियस की बात करें तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और फ्लेमिंग ने बेसिक डाई की हेल्प से न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमैटिन को देखा था। इसका नंबर वैरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि सेल कितना फंक्शन कर रहा है। जनरली एक सेल में हमें एक न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन जैसे कोकोनट वाटर इज़ कम्प्लीटली, उसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, हाई नंबर में न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जिसे सिंसिटियम बोलते हैं। जो आरबीसी और सेफ ट्यूब है इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता। उसके बाद आता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। जैसे पोजीशन जो है एनिमल सेल में यूजुअली ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल में ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम वैक्यूल कवर करता है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये न्यूक्लियर पोर होता है, ये क्रोमैटिन होता है, ये बाहर डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियोलस होता है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होती है। पोर्स जो होते हैं इसके, उससे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जो मैट्रिक्स अंदर का उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और 2 मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। न्यूक्लियर पोर जो है उसमें से प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, और राइबोसोम्स या mRNA का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म।
न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर सेल के फेजेस, सेल में जो फेजेस आते हैं डिवीजन के दौरान, उन फेजेस के हिसाब से न्यूक्लियर स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है। नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर सेम रहता है ड्यूरिंग इंटरफेज एंड परमानेंट सेल कंडीशन, लेकिन सेल डिवीजन के दौरान यानी कि माइटोसिस या मियोसिस के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है। उसमें जो क्रोमैटिन है, जो थ्रेड लाइक डीएनए प्रेजेंट था, वो कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम की फॉर्मेशन ले लेता है। इस तरह के चेंजेस डिवीजन के दौरान आते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होता है और उसके ऊपर राइबोसोम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में होता है। उसके अलावा पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है वो 10 to 50 नैनोमीटर के बीच में होती है, और दो मेम्ब्रेन के बीच में, जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं और उसमें मेनली न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं। वो जो न्यूक्लियोलस है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, डेंसली स्टेन होता है, एक डेंस स्ट्रक्चर होता है। इसमें राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है और डिसअपियर कर जाता है ये सेल डिवीजन के दौरान। आरएनए का सिंथेसिस करता है। आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, इसका सिंथेसिस करता है। जो न्यूक्लियस, जिन सेल्स में न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोलस जो है वो लार्ज और ज़्यादा नंबर में मिलता है, उन सेल्स में हाई प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इस सेल के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन है वो सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस हो जाता है और ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में हमें डीएनए मिलता है और बेसिक प्रोटीन्स मिलते हैं। बेसिक प्रोटीन्स, बेसिक यानी कि बेसिक उसका पीएच है, बेसिक प्रोटीन्स मिलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और आरएनए हमें मिलता है। जो लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए है ये 2 मीटर लॉन्ग होता है, 2 मीटर लॉन्ग होता है और 46 क्रोमोसोम्स इससे मिलकर बनते हैं, या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। और इस तरह का एक्स लाइक स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हमें सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही देखने को मिलता है। इसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है, एक प्राइमरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो पहली रुकावट है या कंस्ट्रक्शन कह लो, वो इसमें जो होती है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रोमियर, जो एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स, ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, इनको आपस में जोड़कर रखने का काम करती है। इस सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच करता है। चार तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसके सेंटर में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है और दोनों की दोनों आर्म्स जो है वो इक्वल होती हैं। सब मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम होता है जिसके मिडल से थोड़ा सेंटर से हटकर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म फॉर्म करता है। जो एक्रोसेंट्रिक है उसमें एंड के करीब, एंड्स के, क्रोमैटिड के एंड के करीब हमें सेंट्रोमियर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म फॉर्म हो जाती है। और टीलोसेंट्रिक ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो इनके हेड पर, एकदम एंड पर, टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा सैटेलाइट एक स्ट्रक्चर होते हैं जो थ्रेड लाइक होते हैं, जिन्हें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोला जाता है, नॉन स्टेनिंग होते हैं, जो हमें क्रोमोसोम पर देखने को मिलते हैं, उन्हें सैटेलाइट बोलते हैं। यहाँ पर हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कंप्लीट होता है। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।